गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आरोपी के बैंक खाते कैसे फ्रीज करें, संपत्ति कैसे कुर्क करें, बीएनएसएस 2023 की धारा 106, 107 और 85। जी हाँ सर, अगर आपके साथ धोखाधड़ी और ठगी किसी ने की है तो इसे इतनी आसानी से आपको चैन की नींद नहीं सोने देना है। आपको अपनी कानूनी कार्रवाई करना है, इतनी कानूनी कार्रवाई करना है कि उन ठगों को, उन चोरों की नींदें हराम हो जाएं कि आखिर उन्होंने पंगा किससे लिया। कानून में इतने प्रावधान दिए गए हैं, कोशिश करना हमारा काम है। सफलता मिलना या नहीं मिलना ये बात का विषय है। कोशिश ही ना करें, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, ये तो बहुत गलत है सर। फिर आपको कामयाबी नहीं मिलना है, क्योंकि आरोपीगण यही चाहते हैं कि आपके हौसले टूट जाएं और आप हिम्मत हार कर घर बैठ जाएं। वैसे ही वो पॉलिटिकल अपनी राजनीतिक पकड़ और हैसियत का इस्तेमाल जगह जगह करते हैं और आपकी कार्रवाइयों को विफल कराने की पूरी कोशिश करते हैं। आप कोशिश लगातार करें, सफलता जरूर मिलेगी, ये विश्वास रखें। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जरूरी बात मैं बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या ठगी हुई है और झूठ बोलकर उससे पैसे लिए गए हैं, चाहे कंपनी के एजेंट बनकर आए या किसी भी रूप में आए, तो ऐसी स्थिति में आप थाने पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जो अगली कार्रवाई होती है, मुलजिमों को गिरफ्तार करके चालान कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर देती है, या पुलिस एफआईआर लिखने के बाद उसमें खात्मा खारिजा लगा देती है, जिसको हम एफआर कहते हैं। अब यदि ऐसा हो चुका है कि आपकी एफआईआर पर खात्मा खारिजा लग चुका है, तब आपको एक प्रोटेस्ट याचिका, जिसको हम कहते हैं विरोध याचिका आवेदन, उस खात्मा खारिजे को निरस्त कराने का आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजीएम महोदय, जहां वो खात्मा खारिजा पेश करते हैं, वहां आपको पेश करना है। और साथ में आपको लगभग लगभग 6 आवेदन उसके साथ आप पेश कर सकते हैं। उन्हीं 6 आवेदनों में आज मैं एक आवेदन आपके लिए लेकर आया हूं। धारा 106 और 107 में, धारा 106 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की है, उसमें पुलिस अधिकारी को अपराध में अगर कोई संपत्ति लिप्त पाई जाती है तो उसको जब्त करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से धारा 107 में न्यायालय को अधिकार दिया गया है किसी की भी संपत्ति को जब्त करना, कुर्क करना और वापस करना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि किसी पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि कोई संदिग्ध संपत्ति है, कोई संदिग्ध प्रॉपर्टी है, अपराध में शामिल है, तो उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद वो न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करते हैं उसकी जब्ती के लिए, और माननीय न्यायालय उसमें आदेश कर सकते हैं। अंतर्निहित शक्ति 106 में भी निहित है सर, जिसमें माननीय न्यायालय निर्देश कर सकते हैं कि आप जाएंगे और इनकी संपत्ति को कुर्क करिए, खातों को फ्रीज करिए। तो उसी के संबंध में ये मामला कब बनता है सर, जैसे कि मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में एक एग्जांपल लिया था आपको, 30,37,500 धोखाधड़ी का, कंपनी के एजेंट बनकर आए। ये आपको शॉर्ट में घटना बता देता हूं, लगभग हर वीडियो में मैंने बताई है। कारण ये है कि सर कोई तो घटना लेकर आपके सामने में आऊं ताकि आप उस मामले को समझ सकें, इसलिए मैंने एक यही घटना ली है आप लोगों को समझाने के लिए। आपका मामला चाहे दूसरे प्रकार का हो, लेकिन आप उसको इस प्रकार से समझ लें, क्योंकि मैं लाखों प्रकार की जो ठगी की घटनाएं हुई हैं, उन लाखों प्रकार की ठगी की घटनाओं का उदाहरण मेरे एक वीडियो में नहीं दे सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने एक उदाहरण पकड़ा, उस एक उदाहरण से आप उन लाखों घटनाओं को अपने तालमेल बिठाकर आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस प्रकार से ले लें। एक व्यक्ति के साथ दो व्यक्तियों के साथ 30,37,500 की धोखाधड़ी की गई। कंपनी के एजेंट बनकर आए। फरियादीगण आरोपीगण को बचपन से जानते थे और विश्वास और भरोसे में उन्होंने आरोपीगण को पैसे दिए। तीनों पेमेंट आरोपीगण के खाते में गए। आरोपीगण ने कहा कि आपका पैसा हमने कंपनी में लगा दिया है, झूठ बोला। और बाद में उनको जो रिटर्न है मात्र 2,97,500 रुपए उनको वापस किए मांगने पर, और बाकी देना बंद कर दिए। बदतमीजियां चालू कर दी, गाली गलौज चालू कर दी, जान से मारने की धमकियां देना चालू कर दी। तब फरियादी के द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई। 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ महीने जांच चली, पुलिस ने अपना रंग दिखाया। आरोपीगण ऊंची राजनीतिक पकड़ के लोग थे, उसमें एफआर लगा दिया गया। फरियादी के द्वारा एफआर लगने से पहले 105, मैं इसलिए बता रहा हूं सर आप ताकि समझ लें कि आपको आपकी घटना, इसमें जो भी आपका मामला, उसमें आप इसको इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। फरियादी को शंका हो गई थी एफआर लगने से पहला ही, उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष 175 3 बीएनएसएस 2023 का आवेदन पेश किया। 3 मुलजिमों पर एफआईआर दर्ज थी। एक का नाम और बढ़ाया जाए, 2 का नाम बढ़ाने का आवेदन दिया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता लग चुका था कि जो 27 लाख का बड़ा अमाउंट है वो किसी ट्रेवल्स के खाते में ले जाया गया। जो आरोपीगण ने कंपनी बताई थी उसमें नहीं ले जाया गया।
यहां से जांच चालू होती और पुलिस ने यहीं पर जांच समाप्त कर दी। जहां से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो रहा था और सारे तार और सारे अपराधों की कड़ियां पूरी खुल चुकी थी, वहीं से पुलिस ने उस पर खात्मा लगा दिया। कितनी अजीब बात हुई। उसके दुख की और उसके पीड़ा को कौन देखेगा सर? कौन समझेगा उसको, जिसके जीवन भर की कमाई, जिसने अपनी खेती की जमीन बेची और उन आरोपीगण को पैसे दिए और उसमें खात्मा लगा दिया पुलिस ने। अपराध ही नहीं बनना पाया जाता भैया, अपराध नहीं बनना पाया जाता तो हुआ क्या है ये? अगर अपराध नहीं है तो क्या, झूठ बोलकर कंपनी के एजेंट बनकर धोखाधड़ी से पैसा लिया और 1 महीने पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी 8,60,000 की चीटिंग की थी। ये 2-3 अपराध हो गए, आदतन अपराधी है, फिर भी पुलिस उनको क्लीन चिट दे रही है। ठीक है सर, वहां पर लगाया गया, वहां पर भी जो है कि फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं करते हुए सीजीएम क्या पेश की गई। अब हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, वहां पर बयान होंगे, फिर आपके आईओ के बयान होंगे। आप आईओ के बयान की कॉपी भी ले लें और उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 311, जो वर्तमान में 348 हो गई है, बीएनएसएस 2023, उसका आवेदन भी आप लगा सकते हैं। कल ही वीडियो अपलोड किया है, उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, क्या संबंधित कानून होंगे, आप मेरे चैनल पर अपलोडेड, आप उसे देख सकते हैं। और उसकी डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा तैयार की गई है, उसकी लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब आज हम देखते हैं कि इन मुल्जिमान की संपत्ति को जब्त करने का आवेदन हमें कहां पर देना है। हमें जो प्रोटेस्ट याचिका लगाई है, जो एफआईआर में जो खात्मा खारिजा लगाया गया है, उसको निरस्त किया जाकर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। जो मुख्य आवेदन हम देते हैं उसके साथ ही हमको ये लगाकर देना है। 6 प्रकार के आवेदन हम दे सकते हैं, उसी में एक प्रकार का ये भी है। आइए मैं उस आवेदन के पहले ड्राफ्ट बता देता हूं सर, और उससे संबंधित जरूरी कानूनी जानकारी भी आपको दे दूंगा। धारा 85 में जो आरोपी फरार हो गया है उसकी संपत्ति को कुर्क करने के प्रावधान दिए गए हैं। अभी जैसे कि मामला था, इसमें पुलिस के द्वारा जो है कि अदर स्टेट में जाकर जांच की गई, और जहां पर जो स्टेट आरोपीगण ने क्या किया था कि एक फर्जी अकाउंट खोला था बड़ा अमाउंट लेने के लिए। उस फर्जी करंट अकाउंट में पैसे जमा कराए। 2 अमाउंट तो आरोपीगण ने उनके निजी खातों में लिए और एक बड़ा अमाउंट उन्होंने करंट अकाउंट पहले से सोची समझी साजिश के तहत खुलवाया चालाकी से, ताकि हम बाद में इसमें बचाव कर सकें, और उसमें जमा कराया। और उसमें जमा कराने के 10 मिनट बाद ही वहां से निकालकर कोई ट्रेवल्स की कंपनी में ले गए। ट्रेवल्स का काम क्या होता है सर? जो विदेश यात्रा पर या कहीं जाते हैं तो उनके ठहरने का इंतजाम करना, वीजा बनवाना, इस प्रकार के काम होते हैं वहां पर। वहां कोई पैसा निवेश करने की कंपनी थोड़ी ही, वो इस प्रकार से वहां जाकर पैसों का गबन कर दिया। अब मामला ये निकल कर आया कि पैसे वहां पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच में पाया बैंक स्टेटमेंट से, तो पुलिस को पता लग गया था, अपराध की कड़ियां पूरी खुल गई थी। कोई भ्रम नहीं बचा था कि पैसा आरोपीगण के पास है और आरोपीगण ने धोखा किया। यहां से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता, लेकिन यहां पर खात्मा लगा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करेंगे तो उन आरोपीगण की संपत्ति और बैंक खातों को जब्त करने की और बैंक खातों को फ्रीज करने का आप आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष उस प्रोटेस्ट याचिका के साथ ही आप लगा सकते हैं। जो भी आदेश होगा या नहीं होगा, जो भी होगा, लेकिन कानूनी प्रावधान के तहत हम इस कार्रवाई को कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको आवेदन की ड्राफ्ट बताता हूं। ये पूरी डिजिटल ई बुक मैंने विस्तृत तौर से आपके लिए तैयार करके रखी है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खरीद भी सकते हैं। कई लोगों का मेरे मुझसे कहना रहता है कि डिजिटल ई बुक कहाँ मिलेगी सर? हर डिजिटल ई बुक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अभी आज ही एक वीडियो में कमेंट्स करके मेरे एक व्यूवर्स ने पूछा था, तारीख पे तारीख दीवानी दावों का शीघ्र निराकरण, मेरी जो एक बुक वो वीडियो है, कि सर ये कहां पर मिलेगी, कैसे खरीदें? अरे सर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखें, सबकी लिंक वहीं मिल जाएगी आपको, मेन लिंक भी और उस स्पेशली बुक की लिंक भी। आइए सर, लेट्स गो। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ये हमारे डिजिटल ई बुक का भी टाइटल है। क्या है सर? आरोपी के बैंक खाते फ्रीज कैसे करवाएं, बीएनएसएस सेक्शन 106 एंड सेक्शन 85 गाइड। 107 भी इसमें शामिल है जो मैंने आगे लिखी हुई है। आइए, ये डिजिटल ई बुक है सर, इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे ले जा रहा हूँ। इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है और अध्याय भी है। तकरीबन 25-26 इसमें अध्याय हो चुके हैं और सब कुछ इसी टॉपिक से और इसी टाइटल से संबंधित है, जो किसी भी तरीके से समस्या के समाधान निकालने की कोशिश में तैयार किए गए। अब हम आ चुके हैं सर डिजिटल ई बुक पे, या मुद्दे की बात पे, कि जब व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड या लाखों रुपए की ठगी होती है तो आरोपी चालाकी से पैसा अपने या अपने फर्जी फर्मों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवा देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, पीड़ित जब पुलिस के पास जाता है तो कई मामलों में पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय मामले में खात्मा मतलब फाइनल रिपोर्ट लगा देती है।
लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट लगा भी दी है तब भी आप माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन देकर मुख्य आरोपी और उसकी फर्मों के बैंक खाते कैसे फ्रीज करवा सकते हैं और ठगी की रकम से खरीदी गई संपत्तियों को कैसे कुर्क करवा सकते हैं। यदि आप अधिवक्ता हैं या स्वयं अपना केस लड़ रहे हैं तो यह लेक्चर और मेरी बुक आपके बहुत काम आने वाली है। क्या बताया गया सर, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आ नामक व्यक्ति से 30 लाख रुपए की ठगी होती है। इनमें से 1 लाख रुपए गूगल पेमेंट द्वारा आरोपी के व्यक्तिगत खाते में जाते हैं और 27 लाख रुपए आरोपी के किसी फर्म के खाते में भेजे जाते हैं जो आरोपी गण का ही खाता है। पुलिस खात्मा रिपोर्ट में कह देती है कि आरोपी का पता नहीं चला। यह पीड़ित को अदालत में 106 बीएनएसएस और पुरानी धारा 102 सीआरपीसी का सहारा लेना होगा। पहले की धारा है और नई में वर्तमान बदल चुकी है। और 107 ये नई धारा जोड़ी गई है सर बीएनएसएस 2023 में। मैं आपको बता दूं, तपस दास बनाम महाराष्ट्र राज्य सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट भी है जो मैंने आप लोगों के लिए इसमें शामिल किया है। इसमें साफ कहा है कि बैंक अकाउंट भी एक संपत्ति है। यदि ठगी का पैसा सीधे आरोपी के खाते में गया है तो वह डायरेक्ट बेनिफिशियरी मतलब मुख्य लाभार्थी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आपके लिए बड़ा कारगर हो सकता है। पूरा लिख दिया है सर मैंने। मैं आपको अब सीधी ड्राफ्टिंग पर लेकर चलता हूं सर, बाकी की ये सारी जानकारी बाद में दूंगा मैं आपको। सबसे ऊपर आपको लिखना है न्यायालय का नाम, न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी या सीजीएम साहब जहां आप पेश करें, वो जो थाना प्रभारी महोदय या आईओ जहां पर जिस अदालत में वो पेश करते हैं उनकी खात्मा रिपोर्ट वहां पर आपको ही लगाना है। प्रकरण क्रमांक लिखना है सर आवेदक परिवादी विरुद्ध अनावेदक गण, राज्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा थाना प्रभारी, मुख्य आरोपी और अन्य सह आरोपी गण सबके नाम लिख दे। बीच में लिखना आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 106 कामा 107 एवं धारा 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 कोष्टक में लिख दें समरूप धारा 102 धारा 105 ए संशोधित एवं धारा 83 सीआरपीसी 1973 सहपट्टी धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। ये हमने आवेदन पत्र के उन्मान में लिख दिया। विषय में आप लिख दें अनुसंधान अधिकारी को आरोपीगण एवं संबंधित फर्मों की संपत्ति बैंक खाते फ्रीज कराने, फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने एवं डिजिटल साक्ष्य तलब करने हेतु निर्देशित करने बाबत। माननीय महोदय, आवेदक की ओर से आवेदन निम्नानुसार पेश है। नंबर 1, यह कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट जिसको फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है में मुख्य आरोपी मैंने जगह छोड़ दी है। जो भी आपका आरोपी आप उसको नाम लिख लें और आपका अगर घटना और परिस्थिति अलग हो तो आप उसको बदल के पूरा चेंज कर लें। लेकिन एक मोटा मोटा गणित में आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से हम आवेदन दे सकते हैं। आवेदन स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है प्रोसीजर के हिसाब से कार्य करना। एक एडवोकेट का कार्य होता है अपने पक्षकार की तरफ से पैरवी करना। आपने अपनी पैरवी कर दी, पूरा प्रयास कर लिया, उसके बाद जज साहब का जो फैसला आता है वो अंतिम नहीं होगा। आप अपीलेट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास में रास्ता, कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होगी या वहीं हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं सर। मुख्य आरोपी की जगह छोड़ दिए अन्य सहारोपीगण तथा उनसे संबंधित फर्मों के उन व्यक्तिगत बैंक खातों की निष्पक्ष जांच को दबाया गया जिनमें ठगी की रकम सीधे तौर पर जमा हुई है। पैरा क्रमांक 2, यह कि मुख्य आरोपी एवं अन्य आरोपी गण ने षड्यंत्र पूर्वक ठगी की राशि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की है जिसका विवरण निम्नानुसार है। मैंने जो उदाहरण लिया है वो विवरण में लिख रहा हूं, आपके साथ जो घटना हुई है वो विवरण आप आपके हिसाब से लिख दें। नंबर 8, आवेदक के भाई श्री की राशि 2,37,500 रुपए। आवेदक के भाई श्री राशि 2,37,500 रुपए सीधे आरोपी जो भी नाम है लिख दें कि बैंक खाते में जमा कराए गए। नंबर 12, आवेदक श्री नाम लिख दें फरियादी का, राशि 1 लाख रुपए गूगल पे के माध्यम से जो भी पेमेंट हो आपका, फोन पे हो या जो भी हो, पेटीएम या आपने ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन किया जो भी हो आप लिख दें के माध्यम से मुख्य आरोपी के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। यहां पर आप ये लिख दें सर मुख्य ठगी 27 लाख रुपए आरोपियों के निर्देश पर जगह डेट 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 इंटरप्राइजेस के खाते में जमा कराए गए जो तत्काल एयर टेबल्स को ट्रांसफर किए गए। यहां पर मैं आपको बता दूं हर केस में ये परिस्थिति अलग अलग होगी, हर केस में ये मामला अलग अलग होगा। यहां पर क्या हुआ था कि आरोपी गण ने जो 27 लाख रुपए जो जमा कराए थे, तो जमा कराने से पहले ये आरोपी गण फरियादी गण के घर पर आए थे, तकरीबन 8-10 बार आए थे। वहां पर इस बैंक का खाता नंबर लिखकर देकर गए थे ये इंटरप्राइजेस का। फिर यहाँ से जब वो उनके शहर चले गए तो वहां से व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा था यही खाता नंबर इंटरप्राइजेस का कि इसमें 27 लाख रुपए आप जमा करा दें। 27 लाख रुपए
जमा कराने से पहले खाता नंबर लिख के भेजा, उसके बाद उस खाते का करंट अकाउंट की चेकबुक का फोटो खींचकर भेजा था। चेकबुक उसी व्यक्ति के पास होती है करंट अकाउंट की जो उसका संचालन करता है। यही लोग संचालन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक प्लान रचा था कि उनके साथी के नाम से खाता खुलवा लिया था ताकि ये खाता बंद करके वो भाग जाए और वो पैसा हड़प ले। एक पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य किया गया था। अब यहाँ पर दो चीज हो गई, एक तो घर पर आए खाता नंबर दिया, व्हाट्सएप पर चैटिंग के जरिए खाता नंबर लिखकर भेजा, करंट अकाउंट की चेकबुक का फोटो खींचकर भेजा। उसके बाद जब पैसे जमा हो गए और फरियादी ने बोला कि मैंने आपके कहे अनुसार पैसे जमा करा दिए, आप बताएं मुझे पैसे प्राप्त हुए कि नहीं, तब इन्होंने खाता चेक करके व्हाट्सएप पर ये लिखकर भेजा कि हमें 27 लाख रुपए आपके प्राप्त हो गए। फोन पर भी बताया कि 27 लाख प्राप्त हो गए और मुबारकबाद भी दी और कहा कि हम आपका पैसा कंपनी में लगा देंगे। और वहां कंपनी में नहीं लगाया, 10 मिनट बाद ही जिस कंपनी का नाम लिया था उसमें नहीं ले जाते हुए कोई टूर और ट्रेवल्स में ले जाकर पैसे का गबन कर दिया, पैसों को हड़प लिया, धोखाधड़ी से ठगी कर ली। कंपनी का तो कोई वजूद ही नहीं था उस नाम की, वो तो एक फर्जी कंपनी गढ़कर आए थे और फर्जी एजेंट बनकर आए थे वो। लेकिन टोटल मामला आरोपी गण के पास पूरे पैसे गए सर, ये बात बिल्कुल रिकॉर्डेड साबित है। आईओ के द्वारा भी बताया गया मुलजिमों के हाँ में हाँ मिलाते हुए कि पैसा कंपनी में चला गया। इसलिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि 348 बीएनएसएस 2023 का आप आवेदन लगाएं कि साक्षी की परीक्षा पुनः परीक्षा कराने का उसमें निवेदन किया जा सकता है माननीय न्यायालय से। तो आप ये सारे फैक्ट रख के उसमें निवेदन कर दें कि सर ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम रिकॉर्ड के आधार पर पूछना चाहते हैं, हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है, रिकॉर्ड के विपरीत बयान दिए गए, या तो माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, हमने एग्जिबिट कराए बयान में, तो माननीय न्यायालय यदि देख लेते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं, आपके एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त हैं, तो फिर ना कराएं। यदि माननीय न्यायालय अनुमति दे देते हैं तो आप प्रति परीक्षण की तैयारी कर लें। अब ये जो आवेदन में हम अगला पैरा देखते हैं, मैंने बताया सर आपको घटना बता दी बीच में ताकि आप आपके हिसाब से अपनी घटना को इसमें सेट कर लें। तीसरा पैरा आएगा सर, यह कि आरोपी व अन्य आरोपियों के खाते में सीधे राशि जमा होना उन्हें अपराध का मुख्य लाभार्थी सिद्ध करता है। उक्त गूगल पे ट्रांजैक्शन की रसीदें एवं बैंक रिकॉर्ड्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 की धारा 63 के तहत अकाट्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। चौथा पैरा आएगा सर ड्राफ्टिंग का, यह कि मुख्य आरोपी एवं अन्य सह आरोपी न्यायालय व अनुसंधान से फरार चल रहे हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिख दें, है तो है लिख दें, तथा ठगी की रकम प्रोसीड ऑफ क्राइम को खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि पुलिस अधिकारी को इन खातों को तत्काल फ्रीज कराने एवं फरार आरोपियों की संपत्तियों को संलग्न अबलिक कुर्क करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया तो आरोपी साक्ष्य नष्ट कर देंगे और न्याय प्रक्रिया विफल हो जाएगी। इसके बाद आते हैं सर हम प्रार्थना पर, रिलीफ पर। नंबर आ, अतः माननीय न्यायालय से नर्म निवेदन है कि न्याय हित में नंबर आ, अनुसंधानकर्ता अधिकारी या थाना प्रभारी को तत्काल निर्देशित किया जाए कि वे धारा 106 बीएनएसएस पुरानी धारा 102 सीआरपीसी के तहत मुख्य आरोपी और अन्य सह आरोपीगण तथा अनावेदक क्रमांक 5 संबंधित फर्म के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक बैंक खातों को तत्काल डेबिट ब्लॉक फ्रीज कराने हेतु संबंधित बैंक प्रबंधकों को आदेश जारी करें व पालन प्रतिवेदन कोर्ट में पेश करें। नंबर 22 की प्रार्थना में सर हमारी, अनुसंधानकर्ता अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाए कि वे धारा 85 बीएनएसएस जो पुरानी धारा 83 थी सीआरपीसी में एवं धारा 107 बीएनएसएस के तहत फरार चल रहे मुख्य आरोपी तथा अन्य सहारोपीगण की चल अचल संपत्तियां तथा ठगी की राशि से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें कुर्की अटैचमेंट की वैधानिक कार्रवाई अविलंब प्रारंभ करें। सामने आएगा, अनुसंधानकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त तीनों ट्रांजैक्शन का प्रमाणित बैंक रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जब्त करके आएगा अगला, अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, न्यायालय में उचित समझे आवेदक को सहायता प्रदान की जाए। स्थान, दिनांक और द्वारा अधिवक्ता। तो ये पूरी कंप्लीट ड्राफ्ट सर मैंने आपको बता दी है। छोटी सी ड्राफ्ट है, बड़ी महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है। आपकी जो भी घटना है, जिस भी प्रकार की जो भी स्वरूप है, आप उसको इसमें उस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। धारा 106 में पुलिस अधिकारी को अपराध में लिप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि चोरी की संपत्ति, अन्य अपराध 107 में न्यायालय को दिया गया है। इसमें हमने दोनों तीनों धाराओं को इस्तेमाल करके निर्देशित करने की मांग की है कि माननीय न्यायालय इसमें निर्देशित करें। अभी आप जो देख रहे हैं सर ये डिजिटल ई बुक है, इसके नीचे यहाँ से अध्याय चालू होते हैं। नंबर 1 अध्याय में हमारा आता है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सारे अध्याय किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए तैयार किए गए हैं
और हर अध्याय पे मेरे चैनल पर मैं वीडियो बना चुका हूं और स्पेशल डिजिटल ई बुक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से खरीद भी सकते हैं। अध्याय नंबर 1 है पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें, बीएनएसएस 2023 धारा 175(3) की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसी टाइटल से मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। स्पेशल ई बुक इसी टाइटल से आपको मिल जाएगी। उसका सारांश इसमें भी मैंने शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार से तमाम 25 अध्याय मेरे द्वारा इसमें शामिल किए गए हैं। ये जो ई बुक है सर, ये बाजार में मिलने वाली किताबों जैसी नहीं है। ये एक अनुभव के आधार पर तैयार की जाती है। मेरे जो है कि जो भी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, मैंने वकालत के मेरी प्रैक्टिस के दौरान देखा है उन समस्याओं को। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं तमाम लोगों की समस्या का भी समाधान करने की कोशिश कर लूं, जहां तक मुझसे बन सकता है, जहां तक मेरा प्रयास हो सकता है। इसलिए ही मैं वीडियो बनाता हूं ताकि एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। और डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा इसलिए तैयार की जाती है कि एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। ये कोशिश है, प्रयास है सर, दावा नहीं है। फैसला तो जज साहब के द्वारा ही दिया जाएगा। आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। ये डिजिटल ई बुक है सर, इसमें 200 से ऊपर समथिंग पृष्ठ हैं और तमाम अध्याय इसमें दिए हुए हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसमें। और मात्र 299 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको खरीदना है तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। बहुत कुछ डिटेल जानकारी सर डिजिटल ई बुक में लिखी हुई है। मैंने मुख्य मुख्य जानकारी जो आपके काम की थी वीडियो के अंदर बता दी है। और भी काम की लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं हर जानकारी वीडियो में आपको दूंगा तो तकरीबन सर 2 घंटे या 2.5 घंटा या 3 घंटे का एक ही वीडियो हो जाएगा। आपको यदि अतिरिक्त जानकारियां चाहिए तो आप मेरी डिजिटल ई बुक में से उसको देख सकते हैं। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।